नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, हम लोग यूपी लेखपाल के लिए इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास कर रहे हैं। आज पांचवा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर्यावरणीय संघात आकलन तथा जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दों से संबंधित सामान्य जानकारी। ये टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो प्लेलिस्ट बना दी गई है इन्वायरमेंट की, आप वहाँ से जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जलवायु परिवर्तन से समुद्र के रंग में परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन से जो है समुद्र के रंग में परिवर्तन हो रहा है। तो चर्चा में क्यों है ये देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एक अध्ययन के अनुसार पिछले 2 दशकों में पृथ्वी के समुद्रों के रंग में परिवर्तन हुआ है, जिसका सबसे संभावित कारण मानव जनित जलवायु परिवर्तन हो सकता है। रंग परिवर्तन के प्रभाव क्या है? तो अध्ययन के अनुसार समुद्रों के रंग में परिवर्तन का सीधे समुद्री जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होता है। यह दर्शाता है कि समुद्री पारिस्थितियों में परिवर्तन हो रहा है और भविष्य में यह अत्यधिक असंतुलित हो सकता है। इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन से उत्पादकता, महासागरों में भंडारित कार्बन की मात्रा और मत्स्य पालन के लिए खाद्य आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। ये इसके प्रभाव हैं। जलवायु परिवर्तन के परिणाम क्या हैं? तो महासागर अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से अवशोषित कर सकते हैं। ऑक्सीजन अधिक गहराई में स्थित ठंडे समुद्री जल से अच्छे से मिल नहीं सकता है, जिससे जलीय जीवन को खतरा हो सकता है। पोषक तत्व नीचे से ऊपरी सतह तक नहीं पहुंच पाते। इसका सीधा प्रभाव महासागरों की ऊपरी सतह पर पनपने वाले फाइटोप्लैंक्टन पर पड़ता है। रंग परिवर्तन के कारण क्या हैं? तो रंग में बदलाव उन क्षेत्रों में हो रहा है जहां महासागर अधिक स्तरीकृत हो गए हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण स्तरीकरण बढ़ गया है, जिससे पानी की परतों का एक दूसरे के साथ मिश्रण करना कठिन हो गया है। ये इसके कारण हो गए। अब यहाँ देखते हैं समुद्र के रंग का कारण। तो किस कारण से समुद्र का रंग होता है? प्रकाश के अवशोषण और परावर्तन के कारण अधिकांश में समुद्र का रंग जो है नीला दिखाई पड़ता है। जब सूर्य की किरणें गहरे और स्पष्ट पानी पर पड़ती हैं तो उस पानी के अणुओं द्वारा लंबी तरंग दैर्ध्य वाले रंग अवशोषित किए जाते हैं, लेकिन नीले और वायलेट, जिनकी तरंग दैर्ध्य काफ़ी कम होती है, परावर्तित हो जाती है। परंतु जब पानी गहरा या साफ नहीं होता है तो समुद्र अन्य रंगों को दिखाई पड़ता है। समुद्र हरा दिखाई देता है तो यह पानी की ऊपरी सतह पर फाइटोप्लैंक्टन की मौजूदगी के कारण होता है। अगर हरा दिखाई पड़े यानी उसके सतह पर फाइटोप्लैंक्टन मौजूद है, उसी की वजह से हरा दिखाई पड़ता है समुद्र। जलवायु मॉडल, यह पृथ्वी का एक कंप्यूटर मॉडल है। इस मॉडल ने 2 परिस्थितियों के तहत समुद्रों का सिमुलेशन किया, ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के साथ, ग्रीन हाउस गैसों के बिना। तो 20 वर्षों के भीतर एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति प्रकट होनी चाहिए और इस प्रवृत्ति के कारण विश्व के लगभग 50% महासागरों में समुद्र के रंग में परिवर्तन होगा, जो उपग्रह से प्राप्त डेटा के समान है। तो अगले 20 वर्षों में 50% महासागरों के समुद्र के रंगों में परिवर्तन हो सकता है। अध्ययन हेतु प्रयुक्त विधियाँ। नासा के ऑक्वा उपग्रह पर स्थित मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर मोडिस से प्राप्त डेटा, यह 2002 से समुद्रों के रंगों का अध्ययन कर रहा है। यह महासागरों की सतह से परावर्तित होने वाली प्रकाश की सभी तरंग दैर्ध्य पर आने वाले प्रकाश की मात्रा को माप करता है। इसके अलावा 20 वर्षों की डेटा जांच से ज्ञात हुआ है कि विश्व के सागरों में 50% से अधिक स्थानों पर रंग परिवर्तन हुआ है। ये हो गया। अब डिटेल अध्ययन करते हैं इसका। पर्यावरणीय संघात आकलन EIA फुल फॉर्म होगा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA। इसके बारे में देखते हैं। तो पर्यावरणीय संघात आकलन यानी कि EIA किसी प्रस्तावित परियोजना अथवा क्रियाकलाप के पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। पर्यावरणीय संघात यानी इम्पैक्ट आकलन का विकास क्रम, ये देखते हैं। पर्यावरणीय संघात आकलन यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट
असेसमेंट का उद्भव जो है 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय परिवर्तन पर्यावरण नीति अधिनियम के पारित होने के साथ हुआ था। तो 1969 में इसका उदय हुआ था। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इस पर 1 जनवरी 1970 को हस्ताक्षर किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम नेपा लागू होने के बाद ही कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे कुछ विकसित देशों में इसका प्रारंभ 1973-74 में हुआ तथा कुछ विकासशील देशों जैसे कोलंबिया 1974 और फिलीपींस 1978 ने भी इसे अपनाया। भारत में पर्यावरणीय संघात आकलन का इतिहास। तो भारत के बारे में बात करते हैं। तो भारत में पर्यावरणीय संघात आकलन का प्रारंभ 1978-79 में नदी घाटी परियोजना के प्रभाव आकलन से की गई थी। इसके बाद इन क्षेत्रों को औद्योगिक, थर्मल पावर परियोजनाओं, खनन योजनाओं आदि जैसे अन्य क्षेत्रों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया। अब EIA को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक के निवेश वाली 29 श्रेणियों की विकासात्मक गतिविधियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। पर्यावरणीय प्रभाव समीक्षा की संकल्पना। EIA एक ऐसा साधन है जो कि प्रस्तावित विकास योजनाओं या कार्यक्रमों के पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन में सहायक है। इसमें उन्हीं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी जिनमें प्रदूषण इत्यादि को कम करने की युक्तियां शामिल हों। EIA के महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं। पहला, जोखिम की समीक्षा। दूसरा, पर्यावरणीय प्रबंधन। और तीसरा है उत्पाद के निर्माण के बाद का प्रबंधन। EIA विकास योजनाओं के दुष्प्रभावों की समाप्ति या उन्हें न्यूनतम करने का एक तरीका है। पर्यावरणीय प्रभाव समीक्षा के कानूनी आधार देखते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव समीक्षा के कानूनी आधार। EIA की योजना निम्न प्रकार है। पहला दिया गया है, स्पष्ट प्रावधान के साथ एक प्राथमिक पर्यावरणीय साधन के रूप में सेवा प्रदान करना। दूसरा, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग तथा प्रदूषण कम करने की युक्तियों का सुझाव। तीसरा, स्वांगीकरण की क्षमता, वहन क्षमता, जैव विविधता का संरक्षण जैसे संपोषित पहलुओं पर ध्यान देना। और चौथा है, प्रबंधन व मूल्यांकन की क्रियाविधि को सम्मिलित करना। पर्यावरणीय अनुमति। पर्यावरणीय अनुमति अथवा कार्य को आगे बढ़ाने का संकेत भारत सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय की प्रभाव समीक्षा एजेंसी द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा जितनी भी योजनाओं की अनुमति की मांग होती है उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है उद्योग, दूसरा खनन, तीसरा तापीय ऊर्जा संयंत्र, चौथा नदी घाटी परियोजनाएं, पांचवा बनावट और CRZ तटीय नियंत्रण का क्षेत्र, छठवां नाभिकीय शक्ति परियोजना। पर्यावरणीय प्रभाव समीक्षा करने के उद्देश्य से निम्नलिखित चीजें आवश्यक हैं। पहला, वर्तमान पर्यावरणीय स्थिति की समीक्षा, पारितंत्र के विभिन्न कारकों की समीक्षा, प्रस्तावित योजना के प्रारंभ होने से पहले उसके पर्यावरणीय दुष्प्रभावों का जो है विश्लेषण। और चौथा, पड़ोस में रहने वाले लोगों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव। EIA के पर्यावरणीय घटक। EIA की प्रक्रिया पर्यावरण के निम्नलिखित भागों के विषय में बात करती है: वायु पर्यावरण, शोर, जल पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और भूमि पर्यावरण। EIA प्रक्रिया व कार्य प्रणाली देखते हैं। तो EIA रिपोर्ट को तैयार करने में निम्नलिखित चरण होते हैं। पहला, प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों में मूल रेखा की आंकड़ों का एकत्रीकरण करना। पहले आंकड़ों का एकत्रीकरण होगा। फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा, गणितीय मॉडल व पिछले अनुभवों पर आधारित प्रभावों की संभावनाओं की भविष्यवाणी। विकास के प्रभाव बनाम औसत व्यय के लाभ का मूल्यांकन। चौथा, योजना के प्रबंधन व हानि कम करने के प्रयासों के आर्थिक व्यय व गणितीय मूल्यांकन। प्रभावों को न्यूनतम स्तर तक लाने में पर्यावरणीय संचालन योजनाओं की तैयारी। और छठा है, प्रबंधन की योजना व दुष्प्रभावों को न्यूनीकरण तक रखने के आर्थिक व्यय का गणितीय जो है अनुमान लगाना। EIA प्रक्रिया के चरण। EIA प्रक्रिया के चरण देखते हैं। तो लियोपोल्ड मैट्रिक्स पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की एक विधि है। लियोपोल्ड मैट्रिक्स ये पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की एक विधि है। इस मैट्रिक्स में लंबवत अक्ष के सहारे प्रस्तावित कार्य योजना से प्रभावित होने वाली पर्यावरणीय दशाओं को तथा क्षैतिज अक्ष के सहारे प्रस्तावित योजना से संबंधित कार्यों को दर्शाया जाता है। तो इस मैट्रिक्स में जो है लंबवत अक्ष के सहारे जो है प्रस्तावित कार्य योजना से प्रभावित होने वाली
पर्यावरणीय दशाओं को तथा क्षैतिज अक्ष के सहारे प्रस्तावित योजना से संबंधित कार्यों को दर्शाया जाता है। EIA प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं। पहला, छानबीन यानी स्क्रीनिंग, यह पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का प्रथम चरण है। दूसरा, पैमाना तय करना, स्कोपिंग, इस चरण में योजना के संभावी प्रभाव क्षेत्र, दुष्प्रभाव कम करने की संभावनाएं और प्रबंधन की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाता है। तीसरा है मूल रेखा आंकड़ों का एकत्रीकरण। इसके अंतर्गत परियोजना के विकास कार्य के प्रारंभ से पहले की पर्यावरणीय स्थिति का अध्ययन किया जाता है। चौथा है प्रभाव की भविष्यवाणी के माध्यम से परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का मापन किया जाता है। पांचवा है न्यूनीकरण के चरण और EIA रिपोर्ट। EIA रिपोर्ट में बचाव व न्यूनतम करने की प्रक्रिया के कार्य और चरण शामिल होने चाहिए अथवा संभावित पर्यावरण की हानि या क्षति को भरपाई करने की क्षमता होनी चाहिए। लोक सुनवाई, पब्लिक हियरिंग। EIA रिपोर्ट पूरा होने पर योजना स्थल के निकट रहने वाले लोगों और समूहों को सूचित कर देना चाहिए और उनसे मिलजुल कर बात करनी चाहिए। सातवां है निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग। EIA और पर्यावरण संचालन योजना को ध्यान में रखकर EIA अधिकारीगण को विशेषज्ञों से बातचीत के जरिए अंतिम निर्णय लेना चाहिए। लास्ट स्टेप है निर्णय मेकिंग यानी डिसीजन मेकिंग। जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दों से संबंधित सामान्य जानकारी। जलवायु परिवर्तन किसी स्थान के दीर्घकालीन मौसमी घटनाओं के औसत को जो है जलवायु कहते हैं। किसी भी स्थान के जो दीर्घकालीन लंबे समय के मौसमी घटनाएं जो घटित होती रहती हैं उसके औसत को जलवायु कहते हैं। जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही कारकों द्वारा हो सकता है। जब कभी जलवायु परिवर्तन चक्रीय स्वरूप में होता है तो इस परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन दीर्घकालीन प्रक्रिया है। जलवायु परिवर्तन के संकेतक देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक जलवायु परिवर्तन के साक्ष्यों को जलवायु परिवर्तन के संकेतक कहलाते हैं। कार्बन डेटिंग, डेंड्रोक्रोनोलॉजी तथा जंतुओं का वितरण एवं प्रसारण जलवायु परिवर्तन के जैविक संकेतक हैं। हिम चादरें तथा आइस कोर पूरा जलवायु के महत्वपूर्ण क्रायोजेनिक संकेतक हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण देखते हैं। इससे पहले वैश्विक कारण। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधियों, जीवाश्म ईंधन का उपयोग और वनों की कटाई के कारण CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसों का उत्सर्जन बढ़ा। इसके अलावा वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का औसत तापमान पिछले 100 वर्षों में लगभग 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। पिछले 100 वर्षों में 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, जिसका असर झारखंड पर भी हुआ है। स्थानीय कारण क्या है? स्थानीय कारण में वनों की कटाई हो गई, खनन और औद्योगिकरण से वनों का तेजी से कटाव, इससे कार्बन अवशोषण की क्षमता जो है कम हो गई है। स्थानीय जलवायु भी प्रभावित हो रही है। खनन और औद्योगिकरण, कोयला, लौह अयस्क, अन्य खनिज के खनन से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन बढ़ा, जो पर्यावरणीय क्षरण का कारण बन रहा है। कृषि और भूमि उपयोग में बदलाव, अस्थिर कृषि पद्धतियां और भूमि उपयोग में परिवर्तन जैसे जंगल को कृषि भूमि में बदलना जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है। ये हो गया। जलवायु परिवर्तन के निम्न कारण है, अब डिटेल देखते हैं। तो जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक दहन या दोहन, निर्वनीकरण, नगरीकरण, तीव्र औद्योगिकरण, ये हो गया कारण। पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, समताप मंडल में ओजोन ह्रास। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, तो इसका प्रभाव क्या होगा? जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जो है बाढ़ हो गया, सूखा, तूफान तथा गर्मी में वृद्धि जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी होती है और इससे कृषि, खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव, वर्षा एवं हिम के पैटर्न में बदलाव, वनाग्नि यानी वन में जो आग लग जाती है जंगलों में, वनाग्नि बोलते हैं उसको, समुद्र तल में वृद्धि, फलतः जन विस्थापन से जलवायु शरणार्थी की समस्या और पारितंत्र एवं जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना। जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना क्या है? तो जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना NPCC की घोषणा जो है
30 जून 2008 को की गई। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना की घोषणा 30 जून 2008 को की गई। इसके अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। तो एनपीसीसी के अंतर्गत जो है 8 मिशन शामिल हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता बचत मिशन, तीसरा राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, चौथा राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन भी इसके अंदर आ गया, राष्ट्रीय हिमालय प्रणाली परिरक्षण मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर कार्यनीतिक ज्ञान मिशन। तो ये हो गया राष्ट्रीय सौर मिशन। देखते हैं सबसे पहले, आठों देखेंगे। राष्ट्रीय सौर मिशन सबसे पहले देखते हैं। पहला, इस मिशन का उद्देश्य जो है वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का सृजन करना था। तो राष्ट्रीय सौर मिशन ऊर्जा का जो है मिशन का जो उद्देश्य था 2022 तक 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का सृजन करना था, जिसे अब 1 लाख मेगावाट या 100 गीगावाट कर दिया गया है। अब इसे बढ़ाकर 1 लाख मेगावाट या 100 गीगावाट कर दिया गया है। इस मिशन के कार्यान्वयन का दायित्व जो है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय पर है। ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय सौर मिशन जो है इसका उद्देश्य 2022 तक कितना था? 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का सृजन करना था, जो बढ़ा के 1 लाख मेगावाट या फिर 100 गीगावाट कर दिया गया। और इसका कार्यान्वयन जो है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय करता है। दूसरा है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता या बचत मिशन। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता या बचत मिशन, इस मिशन की शुरुआत जो है 24 अगस्त 2009 को हुई थी। तो इस मिशन की शुरुआत कब होती है? 24 अगस्त 2009 को। इसके तहत ऊर्जा बचत को बढ़ावा दिया गया है। ऊर्जा बचत को बढ़ावा दिया गया है। इस मिशन के कार्यान्वयन का दायित्व जो है ऊर्जा मंत्रालय पर है। तो राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता या बचत मिशन जो है 24 अगस्त 2009 को स्टार्ट की गई। ऊर्जा बचत को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है और इसका कार्यान्वयन जो है ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तीसरा है राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन। राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, इस मिशन का उद्देश्य जो है आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों, जल परिवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में ऊर्जा बचत करना है। इस मिशन के कार्यान्वयन का जो दायित्व है शहरी विकास मंत्रालय के अधीन है। शहरी विकास मंत्रालय इसका जो है कार्यान्वयन करता है, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन का। राष्ट्रीय जल मिशन की बात करें, राष्ट्रीय जल मिशन, इस योजना की शुरुआत जो है 6 अप्रैल 2011 को हुई थी। राष्ट्रीय जल मिशन की शुरुआत कब होती है? 6 अप्रैल 2011 को। इसका उद्देश्य जल संरक्षण एवं नदी बेसिन का प्रबंधन करना है। इस मिशन के क्रियान्वयन का दायित्व जो है जल संसाधन मंत्रालय पर है। जल संसाधन मंत्रालय जो है इसका कार्यान्वयन करता है। राष्ट्रीय हिमालयी परिप्रणाली परिरक्षण मिशन। राष्ट्रीय हिमालयी परिप्रणाली परिरक्षण मिशन, हिमालय की हिमनदों और पर्वत परिप्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षा के लिए मिशन शुरू करना, स्वच्छ जल के संसाधनों और परिप्रणाली के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए हिमालय पर्यावरण हेतु एक चौकसी और मॉनिटरिंग नेटवर्क की स्थापना करना तथा पड़ोसी देशों से भी सहयोग लेना। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, ये क्या है? इस मिशन को 20 फरवरी 2014 को अनुमति मिली। तो राष्ट्रीय हरित भारत मिशन को 20 फरवरी 2014 को अनुमति मिली थी। इस मिशन के कार्यान्वयन का दायित्व जो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर है। इस मिशन पर आने वाले कुल खर्च को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन किया जाता है। यानी केंद्र जो है 75% खर्च करेगी और 25% जो है राज्य खर्च करेगी। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, इस मिशन को वर्ष 2008 में शुरू किया गया। इस मिशन का उद्देश्य है सूखा प्रतिरोध, आपदा प्रबंधन, कृषि अनुसंधान, ये इसका उद्देश्य है। इस मिशन का कार्यान्वयन जो है कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब 8वां है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर कार्यनीति ज्ञान मिशन। इस मिशन के अंतर्गत अनुसंधान में सहायता के लिए एक जलवायु विज्ञान अनुसंधान निधि का प्रावधान किया गया है। इस मिशन के कार्यान्वयन का दायित्व जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय पर है। तो इस मिशन के अंतर्गत जो है अनुसंधान में सहायता के लिए एक जलवायु विज्ञान अनुसंधान निधि का जो है प्रावधान किया गया है और इसका कार्यान्वयन जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय करता है। अगला टॉपिक है जलवायु वित्त, इसके बारे में अध्ययन करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जलवायु वित्त के सिद्धांत। जलवायु वित्त के सिद्धांत, प्रदूषणकर्ता भुगतान करता है, समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारी और संबंधित क्षमताएं CBDRRC, UNFCCC द्वारा समन्वित बहुपक्षीय जलवायु कोष, वैश्विक पर्यावरण सुविधा,
GEF वित्तीय तंत्र की संचालन इकाई 1994 में इसकी स्थापना की गई। क्योटो प्रोटोकॉल 2001 में होता है। अनुकूलन कोष AF विकासशील देशों को अनुकूलन परियोजनाओं का पूर्ण स्वामित्व प्रदान करना। स्वच्छ विकास तंत्र CDM विकासशील देशों में उत्सर्जन कटौती परियोजनाओं को पूर्ण करना। हरित जलवायु कोष GCF वर्ष 2010 में स्थापित। COP16 में इसके अंतर्गत कोष अल्प विकसित देश कोष LDCP और विशेष जलवायु परिवर्तन कोष SCCF का जो है गठन किया गया। दीर्घकालिक जलवायु वित्त तो कानकुन समझौता जो कि वर्ष 2010 में होता है। लघु और दीर्घावधि में धन एकत्रित करना तथा उपलब्ध कराना इसका कार्य है। पेरिस समझौता वर्ष 2015 में होता है। विकसित राष्ट्र वर्ष 2025 तक कम से कम $100 बिलियन पर वर्ष का नवीन सामूहिक लक्ष्य स्थापित करने पर सहमत हुए। तो इसका लक्ष्य था। लॉस एंड डैमेज फंड 2023 COP27 और COP28 में ये पारित किया गया। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे कमजोर और प्रभावित देशों को वित्तीय सहायता करना ये इसका उद्देश्य था। क्या? लॉस एंड डैमेज फंड 2023 COP27 और COP28 में ये माना गया था, इस पर सहमति बनी थी। विश्व बैंक के अधीन जलवायु निवेश कोष निवेश कोष CIF क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड। स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष सामरिक जलवायु कोष। जलवायु वित्त के संबंध में भारत की पहल देख लेते हैं। कोष उद्देश्य पहला है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि NAFCC जो कि 2015 में लॉन्च हुआ। इसका उद्देश्य है कमजोर भारतीय राज्यों के लिए है ये। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष 2010-11 इसका उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाना, औद्योगिक कोयले के उपयोग पर प्रारंभिक कार्बन टैक्स के साथ प्रारंभ करना। राष्ट्रीय अनुकूलन कोष 2014 आवश्यक और उपलब्ध कोष के भीतर अंतर को खत्म करना, इसका उद्देश्य था। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान INDCs 2015 में लॉन्च किया गया। UNFCCC के तहत अपनाए गए राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी लक्ष्य। जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई 2011 में गठित की गई। वैश्विक जलवायु वित्त मुद्दों पर नेतृत्व करता है, ये इसका उद्देश्य है। जलवायु वित्त के समक्ष चुनौतियां NDCs के तहत राष्ट्रीय आवश्यकताओं और जलवायु वित्त के बीच अंतर होना चाहिए। अल्प विकसित देशों को बहुपक्षीय जलवायु कोष के प्रति व्यक्ति के हिसाब से न्यूनतम स्वीकृत धनराशि मिलना। स्वीकृतियों की धीमी दर, व्यवहार्यता अंतर, वित्त पोषण हासिल करने में विफल होना। जलवायु परिवर्तन से संबंधित संगठन एवं सम्मेलन ये इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। जलवायु परिवर्तन से संबंधित संगठन एवं सम्मेलन पहली बार विश्व के द्वारा पर्यावरण मुद्दों पर ध्यान देने हेतु 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। तो सबसे पहले 1972 में पर्यावरण मुद्दों पे स्टॉकहोम में जो है मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? स्टॉकहोम में। कब? 1972 में। इसके बाद UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रथम वैश्विक मानव पर्यावरण सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने हेतु 1972 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये 1972 लिखा है, ये 1992 होगा। 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अर्थ समिट की बात हो रही है यहाँ पे। इसका आधिकारिक नाम पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। इसका आधिकारिक नाम जो था पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में पर्यावरण व विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में निम्नलिखित दस्तावेज जारी किए गए, ये देखते हैं। पहला, पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र। दूसरा, एजेंडा 21 सतत विकास के क्रियान्वयन के लिए खाका। वन सिद्धांत। जलवायु परिवर्तन पर UN तंत्र सम्मेलन। पांचवा, जैव विविधता पर सम्मेलन।
पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015 में हुआ। पेरिस जलवायु सम्मेलन, द यूएन क्लाइमेट एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट, दोनों बारे में बताया गया है, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। इसका डिटेल देखते हैं। दिसंबर 2015 में पेरिस में जलवायु परिवर्तन COP21 संपन्न हुआ। तो दिसंबर 2015 में पेरिस में जो है जलवायु परिवर्तन COP21 संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वर्ष 2020 के बाद के कार्यों के लिए 196 देशों ने ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तन समझौता पेरिस करार को अंगीकार किया। इस समझौते के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, यह समझौता 2020 के बाद क्योटो प्रोटोकॉल की जगह लेगा। तो पेरिस सम्मेलन जो है क्योटो प्रोटोकॉल का जगह लेगा 2020 के बाद। दूसरा, इस करार का मुख्य लक्ष्य वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को इस शताब्दी के में पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और आगे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना। तापमान को अनुरूप रखने के लिए प्रति 5 वर्ष बाद इसका आकलन किया जाएगा। तो इस करार का जो मुख्य लक्ष्य था वैश्विक औसत तापमान की वृद्धि को इस शताब्दी के पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखना और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना। तापमान को अनुरूप रखने के लिए प्रति 5 वर्ष के बाद इसका आकलन किया जाएगा। तीसरा, वैश्विक तापवृद्धि की समस्या से निपटने के लिए विकासशील देशों को $100 बिलियन की सहायता देना। तो तीसरा देख लीजिए, वैश्विक तापवृद्धि की समस्या से निपटने के लिए विकासशील देशों को $100 बिलियन की सहायता देना। अब भारत की जलवायु परिक्षेत्रिका या प्रोफाइल देखते हैं। क्षेत्रवार योगदान, प्रमुख उत्सर्जक क्षेत्र जो है ऊर्जा, परिवहन, निर्माण दिया गया, काफ़ी छोटा दिया गया है, ना दिख नहीं रहा साहब। प्रमुख जलवायु जोखिम जो दिख रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। प्रमुख जलवायु जोखिम, बाढ़, सूखा, हीट वेव, कोल्ड वेव और चक्रवात। कमजोर क्षेत्र क्या है? कृषि और खाद्य, जल, तटीय, स्वास्थ्य, वन और अन्य प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रमुख पहल। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रमुख पहल, तो राष्ट्रीय नीतिगत ढांचा, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC, जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना SAPCC। भारत का अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान वर्ष 2022। जीवन के लिए जन आंदोलन, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, जीवन के लिए जन आंदोलन, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। आर्थिक विकास हेतु जलवायु अनुकूल और स्वच्छ मार्ग अपनाना। वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी। वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य, शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों में से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता। 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त कार्बन सिंक। विशिष्ट क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन को बेहतर ढंग से अपनाना। इसके अलावा घरेलू और नई एवं अतिरिक्त निधियां एकत्रित करना। क्षमताओं का निर्माण करना, घरेलू ढांचा और अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला तैयार करना। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता UNFCCC 1994 कन्वेंशन और समझौते। तो पेरिस समझौता 2015, क्योटो प्रोटोकॉल 2005। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग, द्विपक्षीय परियोजनाएं, ड्यूस गेसेल सॉफ्ट फ्यूर इंटरनेशनल, जुसामेन रबीट GIZ GmbH जर्मनी, ड्यूस गेसेल सॉफ्ट फ्यूर इंटरनेशनल, जुसामेनर बीट GIZ। ग्रामीण भारत में जलवायु अनुकूलन और वित्त, काफरी वर्ष 2020 से 2023। काफरी 2020-2023। राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त शमन कार्रवाई, नमास वर्ष 2007। ग्लोबल कार्बन मार्केट GCM वर्ष 1997। जलवायु परिवर्तन अध्ययन और कार्रवाई पर क्षमताओं का संस्थागतकरण ICCC। यूरोपीय संघ EU। पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक साझेदारी SPIPA वर्ष 2018 से 22। इको सिटीज के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा दक्षता।
बहुपक्षीय परियोजनाएं क्या हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव UNSG जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन वर्ष 2019 में हुआ। अनुकूलन पर वैश्विक आयोग GCA 2018 में। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम राज्य स्तरीय जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बाजार परिवर्तन और बाधाओं को दूर करना। विभिन्न पर्यावरणीय सम्मेलन, तो सम्मेलन देखते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट अर्थ समिट कब हुआ? 1992 ब्राज़ील रियो डी जनेरियो में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है जोहान्सबर्ग 2002 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरियो में हुआ 2012 में ब्राज़ील में। क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो में 1997 जो कि जापान में पड़ता है। तो प्रथम अर्थ समिट 1992 में रियो डी जनेरियो, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जो है 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, तीसरा फिर रियो डी जनेरियो में होता है 2012 में, और क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो में 1997 में होता है जो कि जापान में पड़ता है। कॉप और उनके परिणाम। कॉप 3 1997 हुआ क्योटो जापान में। क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया। विकसित देशों को उत्सर्जन लक्ष्य कम करने के लिए विधिक रूप से बाध्य किया गया। कॉप 7 की बात करें 2001 में हुआ मार्केस मोरक्को में। मार्केस समझौते पर हस्ताक्षर क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन के लिए मंच तैयार किया गया। कॉप 8 की बात करें तो 2002 में नई दिल्ली भारत में होता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉप 8 जो है 2002 में नई दिल्ली भारत में होता है। तो दिल्ली घोषणा अति निर्धन देशों के विकास की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया। कॉप 13 की बात करें तो 2007 में बाली इंडोनेशिया में होता है। बाली रोड मैप और बाली एक्शन प्लान तैयार किया गया। अब कॉप 15 की बात करें जो कि 2009 में होता है कोपेनहेगन डेनमार्क में। कॉप 15 2009 कोपेनहेगन डेनमार्क। विकसित देशों ने $30 बिलियन तक के फास्ट स्टार्ट फाइनेंस 2010 से 12 के लिए का वादा किया। तो विकसित देशों ने कॉप 15 में $30 बिलियन तक के फास्ट स्टार्ट फाइनेंस के का जो है वादा किया 2010 से 2012 तक। कॉप 16 की बात करें तो ये 2010 में कानकुन मैक्सिको में हुआ। कानकुन समझौते पर हस्ताक्षर क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन के लिए मंच तैयार। कॉप 18 की बात करें तो 2012 में होता है दोहा कतर में। दिल्ली घोषणा अति निर्धन देशों के विकसित की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया। कॉप 19 की बात करें जो कि 2013 में वार्सा पोलैंड में होता है। बाली रोड मैप और बाली एक्शन प्लान। कॉप 21 की बात करें कब होता है 2015 में पेरिस फ्रांस में। पेरिस समझौता वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक समय से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे अमीर देशों द्वारा जलवायु वित्त वार्षिक $100 बिलियन फंडिंग प्रतिज्ञा। अब कॉप 16 की बात करते हैं। ग्लासगो यूके में होता है ये। ग्लासगो यूके। भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य की घोषणा की। तो भारत ने कॉप 16 में जो कि ग्लासगो यूके में हुआ था 2021 में 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य की घोषणा की थी। भारत ने कोयला आधारित विद्युत को चरणबद्ध तरीके से कम करने का आह्वान किया था। ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा 41 देशों प्लस भारत द्वारा स्टार्ट किया गया। कॉप 27 2022 शर्म अल शेख मिस्र लॉस एंड डैमेज फंड पूर्व चेतावनी प्रणालियों के लिए $3.1 बिलियन की योजना। जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों के लिए G7 के नेतृत्व वाली ग्लोबल शील्ड फाइनेंसिंग सुविधा। अफ्रीकी कार्बन बाजार पहल। जल अनुकूलन और लचीलापन AWARE पहल के लिए कार्रवाई। मैंग्रोव अलायंस भारत की साझेदारी के साथ भारत की दीर्घकालीन न्यूनतम उत्सर्जन विकास रणनीति। अब कॉप 28 देखते हैं जो कि 2023 में दुबई में हुआ। यूएई जर्मनी यूके EU और जापान ने लॉस एंड डैमेज फंड के लिए $700 मिलियन देने का वादा किया। कब? कॉप 28 में। वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य हासिल करने के लिए जीवाश्म ईंधन की चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। वर्ष 2030 तक 11,000 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करना। वर्ष 2050 तक 66 देश शीतलन उत्सर्जन में 68% की कटौती करने का लक्ष्य। वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता की 3 गुना करना। तो वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा को
3 गुना करना, ये लक्ष्य था। COP28 में भारत द्वारा की गई पहल, ये देख लेते हैं। हरित ऋण पहल, बंजर भूमि पर पौधे लगाने जैसे पर्यावरण अनुकूलन कार्यों के लिए ऋण जारी करना। लीड LT 2.0 निष्पक्ष उद्योग परिवर्तन और न्यून कार्बन प्रौद्योगिकी का समर्थन करता है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA सतत नदी विकास और सर्वोत्तम अभ्यास साझाकरण को बढ़ावा देता है। क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप स्थानीय और क्षेत्रीय स्थिरता प्रयासों को बढ़ाता है। थोड़ा छोटा लिखा गया है तो सही से दिख नहीं रहा इसमें। यहाँ पे देख लेते हैं। COP1 कहाँ होता है? बर्लिन 1995 में, जर्मनी में। COP27 शर्म अल शेख 2022 जो कि मिस्र में पड़ता है। COP30 कहाँ होता है? वेलेम 2025 ब्राज़ील में। COP31 तुर्की 2026 प्रस्तावित है। तो COP31 कहाँ होगा? तुर्की में 2026 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इम्पोर्टेंट है। मॉन्ट्रियल 1987 कनाडा में। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। अर्थ आवर तो मार्च महीने का अंतिम शनिवार जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 8:30 से 9:30 बजे तक। लाइट बंद करके सब अर्थ आवर बनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 2024 में आयोजित हुआ। कब? 11 से 22 नवंबर 2024। कहाँ? बाकू, अजरबैजान। पिछला सम्मेलन हुआ था, तो पिछला सम्मेलन इसके पहले जो हुआ था दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। अगला सम्मेलन ब्राज़ील, तो इसके बाद 30वां ब्राज़ील में हुआ, बेलेम में। इस सम्मेलन का उद्देश्य था तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए ठोस कदम उठाना, उत्सर्जन को नियंत्रित करने और कार्बन न्यूट्रल भविष्य की ओर बढ़ने के उपाय करना, विकसित और विकासशील देशों के बीच वित्तीय और तकनीकी मदद सुनिश्चित करना और वर्ष 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना। ये इसका लक्ष्य था COP29 का। ग्रीन हाउस गैस थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस CO2, O3, ओजोन, NOx नाइट्रोजन की ऑक्साइड, SOx यानी सल्फर की ऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन इत्यादि। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य जो है तमिलनाडु बना 9 दिसंबर 2022 को। इस मिशन की शुरुआत तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा 9 दिसंबर 2022 को की गई। जलवायु कार्य योजना का कार्यान्वयन जो है तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की 8-9 दिसंबर 2022 को चेन्नई में आयोजित तमिलनाडु जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान। लक्ष्य वर्ष 2070 के राष्ट्रीय लक्ष्य के से बहुत पहले कार्बन तटस्थता का लक्ष्य हासिल करना। तो 2070 से पहले जो है कार्बन तटस्थता को हासिल करना। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है वर्ष डैश के वन संरक्षण अधिनियम के अधिनियम से भारत में वनारोपण प्रक्रिया में तेजी आई। तो 1980 वर्ष 1980 के वन संरक्षण अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा देश सवेन साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क का सदस्य है? तो इनमें से अफगानिस्तान। 2023 में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में वैश्विक जलवायु नीति को आकार देने में भारत की सक्रिय भागीदारी देखी गई, विशेष रूप से पेरिस समझौते और विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्तपोषण के संबंध में? तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 की बात हो रही है, जो कि 2023 में हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC की रूपरेखा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष में जारी की गई। तो कब जारी की गई थी ये देखते हैं। ये 2008 में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र अधिदेशित SDG सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला
पहला भारतीय शहर है तो ये भोपाल है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये ओजोन परत अवक्षय से। भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में किसकी हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो प्राकृतिक गैस का। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है तो समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन, तो ये सभी हो जाएगा। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित डैश को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं, तो अवरक्त विकिरण को। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? मीथेन है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सभी हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं? तो पराबैंगनी किरणें ये अवशोषित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जलवाष्प है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो CO2 हो गया, CH4 हो गया, NO2 हो गया। ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया था? तो हिम तेंदुआ से स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस है। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात हो रही है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जलवायु परिवर्तन पर घरेलू अनुसंधान को बढ़ावा देने और देश की जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञता का निर्माण करने के प्रयास में जलवायु परिवर्तन आकलन संबंधी भारतीय नेटवर्क INCC ये किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 2009 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का कार्य क्या नहीं है? पर्यावरणीय जोखिम की समीक्षा करना ये इसका कार्य है। पर्यावरण प्रबंधन करना ये भी कार्य है। उत्पादन के निर्माण के बाद का प्रबंधन करना भी सही है। वन की कटाई को प्रोत्साहित करना ये इसका कार्य नहीं, तो यही करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन की संकल्पना का शुरुआत कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था, 1969। भारत में पहली बार EIA को कब आरंभ किया गया था? तो ये 1978 में किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें 1978 में भारत में पहली बार EIA को प्रारंभ किया गया। वर्तमान में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कितनी श्रेणियों की विकासात्मक गतिविधियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया? तो ऑप्शन डी 29। पर्यावरणीय अनुमति अथवा कार्यों को आगे बढ़ाने का संकेत भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया? तो पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की प्रक्रिया के चरण हैं, तो छानबीन, पैमाना तय करना, मूल रेखा आंकड़ों का एकत्रीकरण, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। लियोपोल्ड मैट्रिक्स किसके आकलन की विधि है? तो यह है पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन। किसी भी स्थान की मौसम संबंधी दशाओं में दीर्घकालीन परिवर्तन कहलाता है, तो ये कहलाता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का जैविक संकेतक नहीं है। जलवायु परिवर्तन का जैविक संकेतक आइसोकोर हो गया। कार्बन डेटिंग और डेंड्रोक्रोनोलॉजी ये नहीं है, तो ए हो जाएगा, पहला और दूसरा नहीं है। निम्नलिखित में से जलवायु परिवर्तन के कारण है, पहला जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक दोहन, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वृक्षारोपण। तो जलवायु परिवर्तन के कारण तो पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की घोषणा कब की गई? तो 30 जून 2008 को भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की घोषणा की गई थी। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में कितने प्रमुख राष्ट्रीय मिशन शामिल किए गए? तो ये 8। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में कितने प्रमुख राष्ट्रीय मिशन? टोटल 8। ऊपर आप पढ़ा चुके हैं पहले।
जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना में शामिल मिशन नहीं है। तो राष्ट्रीय सौर मिशन शामिल है, राष्ट्रीय जल मिशन शामिल है, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन शामिल है, जीवाश्म ईंधन मिशन शामिल नहीं है। स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो 1972 पे किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किस शहर में आयोजित किया गया? तो रियो डी जेनेरियो कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में। किस सम्मेलन में एक हरित जलवायु कोष GCF बनाने का निर्णय लिया गया? तो कानकुन सम्मेलन। COP21 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ये पेरिस फ्रांस में किया गया था। आखिरी क्वेश्चन है इसका, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यदल IPCC की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1988 में। तो आज ये टॉपिक खत्म होता है। अब आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको जल्दी कवर करेंगे। भारत में आपदा, तो आपदा प्रबंधन अगले वीडियो में आएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।